मोर मानवकांत, ये कवि चित्र है दोस्तों। शुरू करते हैं। अंबिकापुर के राजा अंबिका दत्त का बेटा राजकुमार अभिजीत एक दिन जंगल में शिकार के लिए निकला। बहुत देर तक जंगल में भटकने के बाद उसे कोई शिकार हाथ न लगा। अभिजीत निराश होकर वापस लौट रहा था, तभी वो शिकार स्वयं ही शिकार होने आ गया। और अभी राजकुमार अभिजीत उस शेर की ओर बढ़ पाता, तभी उसे एक और शेर झाड़ियों से निकलता दिखाई दिया। फिर देखते देखते आसपास झाड़ियों से चार पांच शेर बाहर निकल आए। ओह, 5 शेर! और शेरों ने भयंकर दहाड़ से अभिनीत बुरी तरह कांप गया। और शेरों को मारा भी नहीं जा सकता था। उनके बीच से निकलकर भागना भी संभव नहीं था। तभी एक शेर ने उस पर छलांग लगाई और उसे घोड़े से नीचे गिरा दिया। नीचे गिरते ही अभिजीत ने कमर से खंजर निकालकर उस शेर पर टूट पड़ा धाड़। और तभी एक शेर ने उछल रहा था तो दूसरे शेर ने छलांग लगाई। अभिजीत एक बार फिर नीचे गिरने से दोनों शेर आपस में झपटे। लेकिन तभी कोई शेर अभिजीत को काल का ग्रास बना पाता। तभी 2 तीर सनसनाते हुए आ रहे और शेरों की गर्दन में घुसते चले गए। और अगले क्षण तीर दूसरे शेर की गर्दन में आकर लगा और फिर तीरों की वर्षा होने लगी। कुछ ही देर में 5 शेर जमीन पर दम तोड़े पड़े थे। और राजकुमार अभिजीत ने उन शेरों को तड़पता देख रहा था। तभी वो अपने पास किसी की आवाज़ सुनकर चौंका। आपको कोई चोट तो नहीं आई लगी राजकुमार? कौन है आप? क्या आपने ही इन शेरों को तीरों से मारा है? मैं इस सुंदर वन की घूमने के लिए आई थी। आपको शेरों के बीच गिरा देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। और क्या आप किसी देश की राजकुमारी हैं? अचानक अभिजीत के प्रश्न से युक्ति कुछ घबरा गई। जी, मैं राजकुमारी नहीं बल्कि पंचाल नगर की राजकुमारी की दासी चंद्रिका हूँ। ओह, अति सुंदर! तुम कोई भी हो चंद्रिका, तुमने हमारी जान बचाई है और हमारे साथ महल में चलना होगा। नहीं, मैं आपके साथ कहीं नहीं चल सकती। मुझे लौटने में विलम्ब हो रही है। राजकुमारी जी मुझे क्रोध करेंगी। वाह, तब तो और भी अच्छा होगा। हम तो चाहते हैं कि तुम्हारी राजकुमारी क्रोध करे और तुम्हें महल से निकाल दे। यदि राजकुमारी ने मुझे निकाल दिया तो मेरा क्या होगा? वह जब राजकुमारी तुम्हें महल से निकाल देंगी तो अपने महल में रख लेंगे और अपनी रानी बनाकर। नहीं, मुझे जाने दो। मैं किसी की रानी नहीं बन सकती, मैं दासी ही हूँ। लेकिन अब तुम रानी बनोगी। सचमुच बहुत सुंदर हो और तुम्हें प्यार करने लगा हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। मेरे पिताजी कभी इस विवाह को स्वीकार नहीं करेंगे। ओ छोड़ो इन बातों में को। आओ मेरे साथ महल चलो। तुम्हारा पिताजी से विवाह की बातें कर लूँगा। और अभिजीत ने चंद्रिका का साथ साथ सवार होकर नगर की ओर चल पड़ दिया। और अंबिकापुर के महल में चंद्रिका ने बहुत जोर से स्वागत किया गया। लगता है कोई राजकुमारी है। नव युक्ति बहुत सुंदर है। और अभी वह दोनों कक्ष में पहुंचे ही थे कि राजा अरविंद और अमरपाली ने भी प्रवेश किया। अभिजीत, कौन है यह नवयुक्ति और तुम इनके साथ कैसे किस लिए अपने लिए आई है? पिताजी, इसने आज मेरे प्राणों की रक्षा की है और मैंने निश्चय किया है कि यह विवाह करूंगा। सचमुच बहुत सुंदर है। तुम है मेरी पुत्र वधू। ऐसी ही होनी चाहिए। पिताजी, कल सुबह होते ही मेरे विवाह की तैयारी आरंभ की जाए। मैं जल्द से जल्द चंद्रिका से विवाह कर लेना चाहता हूँ। नहीं चंद्रिका, तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। चंद्रिका
को इसके घर वापस भेज दो। चंद्रिका को मेरा विवाह क्यों नहीं हो सकता पिताजी? क्योंकि तुम्हें बहुत पुराना मुजफ्फरनगर की राजकुमार अलुद की बेटी मनिका से तुम्हारा विवाह निश्चित कर रखा है। नहीं, मैं मलिका से विवाह नहीं कर सकता। मेरा विवाह चंद्रिका से ही होगा और कल ही होगा। अभिजीत, चंद्रिका से तुम्हारे विवाह की आज्ञा देकर हम अरविंद महाराज को नाराज नहीं कर सकते। नहीं, मैं महल छोड़ सकता हूँ, चंद्रिका को नहीं छोड़ सकता। और अबिलपुर के विवाह की तैयारियां चल रही थी। उधर नागलोक में नागराजा विषधर बहुत चिंतित थे। नागराज, चंद्रिका चली गई, उसके पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। वह रात होने से पहले महल में लौट आती थी। यही तो हम सोचकर परेशान हो रहे हैं। हमने उसकी खोज में कई नाग सैनिकों को भेजा है। वे अवश्य ही उसे खोज लाएंगे। लेकिन तभी नाग सैनिक लौटकर नागराज को कोई सूचना दे पाते। तभी चंद्रिका एक सहेली उसके कक्ष में प्रवेश हुई। ओह अप्सरा, चंद्रिका का कुछ पता चला? महाराज, अभी तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन कुछ दिनों से पहले राजकुमारी ने मुझे पृथ्वीलोक पर जाने की बात कही थी। राजकुमारी कह रही थी कि पृथ्वीलोक बहुत सुंदर है, वहाँ बड़े बड़े सुंदर वन हैं। ओह, फिर तो अवश्य ही चंद्रिका पृथ्वीलोक पर गई होगी। मुझे स्वयं वहां जाकर चंद्रिका को ढूंढ कर लाना होगा। आज रात ही वहां जाऊंगा। और नागराज चंद्रिका को ढूंढने के लिए नागराज विषधर जब अमीनपुर के ऊपर से उड़ रहे थे। अरे, यह गंध कैसी आ रही है? यह तो गंध नागों की ही होती है। लगता है नगरी में चंद्रिका कहीं है। और फिर गंध का सहायता से कुछ ही क्षणों में नागराज अलिमकाम्पू के महल में, अंबिकापुर के महल में यहाँ मुझे कोई देख नहीं सकता, इसलिए मुझे अदृश्य कर लेता हूँ। और अगले ही क्षण नागराज अपने आप को अदृश्य कर लिया। और गंध के सारे चलते चलते नागराज चंद्रिका के कक्ष में का दौर खटखटाया। अंदर कक्ष में सोती हुई चंद्रिका चौकी। ओ, इतनी रात गए, राजकुमार मेरे कक्ष में क्यों आना चाहता है? मैं कभी द्वार न खोलूंगी। और अगले क्षण, चंद्रिका, द्वार खोलो बेटी। ओह, यह तो पिताजी की आवाज़ है। कहीं मुझे ढूंढते हुए तो यहाँ नहीं पहुँच गए। और तुरंत ही चंद्रिका ने दरबार खोला दिया। और कक्ष में आते ही नागराज ने वास्तविक रूप में परिवर्तन हो गया। पिताजी, मुझे क्षमा कर दें। मैं पृथ्वी पर घूमने आई थी, लेकिन राजकुमार ने मुझे बंदी बना लिया। मैं तुम्हें लेने आया हूँ बेटी, जल्दी मेरे साथ नागलोक चलो, तुम्हारी माँ बहुत परेशान है। लेकिन पिताजी, वह राजकुमार मुझे नहीं जाने देगा। मुझसे विवाह करना चाहता है। यह संभव है। एक नाग कन्या का विवाह किसी मनुष्य से विवाह नहीं कर सकता। जल्दी करो, उसके यहाँ आने से पहले चलते हैं। और फिर नागराज ने विषधर ने चंद्रिका के साथ आकाश मार्ग से चल दिया। अगले दिन सूर्यास्त होते ही एक दासी जलपान लेकर चंद्रिका के कक्ष में पहुंची। अरे, यह क्या? राजकुमारी पलंग खाली है, न जाने कहाँ चली गई। और कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद दासी ने लौटना चाहा। क्या बात है कलंदी, चंद्रिका कहाँ है? क्या उसने जलपान किया? राजकुमारी जी का यहाँ नहीं है। राजकुमार, पता नहीं वह कहाँ चली गई। चंद्रिका को कुछ पता नहीं, यह कैसे हो सकता है? उसे इसी कक्ष में होना चाहिए। कहीं वह स्वयं तो नहीं चली गई, या फिर पिताजी ने ही उसे राजकुमार अभिजीत कक्ष से बाहर निकला और फिर तेजी से चलता हुआ अपने पिताजी के पास पहुंचा। मैं चंद्रिका के विषय में कुछ नहीं जानता। मैंने उसे कल शाम को देखा था, तब से नहीं देखा। फिर वह कहाँ गई? पूरे महल में चंद्रिका को ढूंढा गया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। राजकुमार निराश होकर रह गया। और कुछ ही दिन बाद राजा अभिदय
कि एक मंत्री ने बेटी मोनी मालविका के विवाह का लगन संदेश लेकर राजा अ- अ- अंबिका दत्त के पास पहुंचा और महाराज की जय हो। महाराज अभी अविद्या ने आपके अपनी बेटी की मालविका का लगन भेजा है। यह तो खुशी की बात है, हम कब से इस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे थे। मंत्री लगन के थाल को राजा की ओर बढ़ाया और तभी राजा अभी अबिका दत्त ने उसे हाथों में लेते तभी राजकुमार अभिजीत वहां पहुंचे। ठहरिए पिताजी, मंत्री जी, इस लगन के स्वीकार नहीं कर सकते, इसे लौटा दिया जाए। राजकुमार अभिजीत, यह कैसा हो सकता है? राजकुमारी मलिक का आपका विवाह बचपन में ही निश्चय हो चुका है, लेकिन अब हम विवाह को अस्वीकार करते हैं। हम मलाविका से विवाह नहीं करना चाहते। यह लगन अस्वीकार करने से तुम मधु मधुपत नगर को शत्रुता मोल ले रही हो। लेकिन अभी मंत्री का वाक्य पूरा नहीं हुआ था कि राजकुमार ने अभिजीत के पांव की ठोकर थाल पे लगी और थाल उछल कर दूर गिरा। और राजकुमार, यह ठोकर तुमने लगनदीप पर नहीं मारी, अपने भाग्य पे मारी है। तुम्हें तुम्हारा अपमान किया है। हम स्वयं तुम्हें अपने अपमान का बदला रणभूमि में लेना चाहते हैं। और तभी अवलन से बाहर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे महाराज और तुम्हारा सिर काट कर भेज दूंगा। मंत्री बिना शब्द बोले ही महल से बाहर चला गया। और जब लौटकर मंत्री ने राजा अभिदय को अभिलाषुर में हुए अपमान की सारी कहानी सुनाई। राजकुमार अभिजीत द्वारा लगन का इतना अपमान किया, नहीं नहीं, इतना अपमान कभी नहीं सहन कर सकते। हाँ पिताजी, राजकुमार अभिजीत को इस अपमान का बदला अवश्य लेना जाएगा। मैं अभिजीत को इस अपमान का बदला का लूंगी। पिताजी, सेनापति को आदेश दीजिए, अलिम्बा पर आक्रमण तय की तैयारी करे दी जाए। 3 दिनों बाद हम आक्रमण कर देंगे और मैं राजकुमार अभिजीत को युद्ध में परास्त करके बंदी बनाकर तभी मेरे बदले की आग शांत होगी। और 3 दिन पश्चात अभिदय की ने पूरी तैयारी के साथ अबिलंकापुर पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया। और अभिपुर के मुख्य द्वार पर तोड़कर सैनिकों ने नगर में प्रवेश कर दिया। भागो, मारो मारो। और राजकुमार अभिजीत को देखते ही मलिका ने अपने रथ को दौड़ाकर उसके पास आई और मालविका ने अभिजीत को सामने अवसर नहीं दिया कि उसे भाले पर प्रहार किया। और अभिजीत ने अपने पिता का अपमान का बदला लेकर तुम्हारे प्राणों से लूंगी। ओह, बच गया, लेकिन कब तक बचेगा? पहले तुझे तेरे घोड़े को मारना चाहिए। यह सोचकर मालविका ने अभिजीत के घोड़े पर भाले का प्रहार किया और भाला लगते ही अभिजीत के घोड़े के पांव पसर गए और वह मालिका से ने अंधाधुंध प्रहार शुरू कर दिए। ओह, इसने तो यहाँ से भागने निकलना चाहिए। लेकिन अभी अभिलित वहाँ से भाग निकलता तभी मल्लिका ने उसे एक और भाला उछल कर मारा। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। लेकिन इससे पहले सैनिकों से बंदी बनाते हुए वह घोड़े पर सवार होकर भाग गया। भागने न पाए, पकड़ो पकड़ो, मारो। अगले ही पल वह पलक बहुत दूर निकल गया और उधर राजा अभिलित पराजित का मुंह देखना पड़ा। मारो, घेर लो, आओ। और अभिलित को बंदी बना लिया गया और बचे कुछ सैनिकों भाग निकले। भागो भागो, हम हार गए। अभी लंकापुर के राजा अभिजीत का अधिकार हो गया। महाराज अभिदय की, महारानी अभिलंका की जय हो। और उधर
युद्ध स्तर स्तन से भागकर अभिजीत घने जंगलों में पहुंचा। उसका पीछा करते हुए मल्लिका के सैनिक वहां भी पहुंच गए। देखते हैं कि अभिजीत फिर अपना घोड़ा दौड़ा दिया। वो सैनिक यहाँ भी आ गए। वह रहा राजकुमार। और मलाविका के सैनिक बचने के साथ अभिजीत ने घोड़ा तेजी से दौड़ा रहा था, तभी और घोड़ा नीचे गिरते ही अभिजीत तेजी से दौड़ लगा दी। एक पल की देरी भी शत्रु के सैनिकों के हाथ पहुंच सकती है। और अभिजीत ने अधिक तेजी से नहीं भाग जा रहा था, लेकिन उसके पास आते जा रहे थे। और विशाल झील देखकर अभिजीत बुरी तरह ठिठक गया। ओह, अब क्या करूं? अब तो इस झील में कूद कर ही बच सकता हूं। अब कैसे बचेगा? पकड़ लो इसे। और अगले पल सैनिकों झील में कूद कूद पड़ा। पकड़ो, कहीं तैर कर भाग न जाए। झील में कूदकर अभिजीत तैरते हुए दूसरी तरफ जाने लगा। उसे भागने न दो, उसे मार दो, उस पर भाला मार फेंको। और सैनिकों ने अभिजीत पर भाले के निशाना बनाना चाहा, लेकिन वह बार बार डुबकी लगाकर बच जाता। और वह हमारे हाथ से निकल गया है। तैर नहीं, वह तैरता हुआ उस पार जा सकता है। झील के दूसरी तरफ फैल कर उसे थका कर अवश्य डूब जाएगा। और फिर सैनिकों ने देखते ही देखते अभिजीत को तैरते झील में डूबते लगा। ओह, अब तैरा नहीं जाता। झील का दूसरा किनारा भी दूर है। ए भगवान! और देखते ही देखते वह डूब गया। तभी कुछ सैनिकों खुशी से चिल्लाए, नहीं हो सकता, वह गोता लगाकर हमें धोखा दे रहा है। तभी हमें डूबा हुआ समझ लौट जाएंगे। तो ठीक है, हम भी कुछ देर रुक कर बाहर निकलने की प्रतीक्षा करते हैं। और फिर कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद इतनी देर में कोई जल में गोता नहीं लगा सकता, वह डूब गया है। हाँ, हमें राजकुमार के डूब जाने की खबर देनी चाहिए। और फिर वह वापस लौट चले। और झील में राजकुमार अभी डूबता चला जा रहा था। हे भगवान, मेरी इतनी गहरी झील है, कितनी देर तक मैं डूबता जा रहा हूँ। पता नहीं कितनी देर तक झील में डूबता चला गया। और अचानक ही एक द्वार को देखकर चौंका। ओ, यह झील में यह द्वार कैसा? और वह अदृश्य शक्ति अभिजीत द्वारा द्वार में खींच ली गई। अरे, यहाँ तो मैं कहाँ गया? विचित्र नगर है, सारा जल में है, मगर अपने आप में अदृश्य हो गया। और धीरे धीरे अभिजीत एक उपवन में पहुंचा, जहाँ कुछ क्षण बीते थे कि अचानक दौड़ते हुए भांति नाग कन्याओं को देख कर चौंक गया। अरे, ये नाग कन्याएं कहाँ से आ गई? कहती थी यह नागलोक में है। और तभी कोई छिपने की बात सोच भी पाता एक नाग कन्या ने देख कर चीखी, मानव मानव बचाओ। और फिर नाग कन्या चीखी सुनकर नाग युक्ति दौड़ कर पास पहुंची और देखी अभिजीत बुरी तरह चौंक कर रह गया। हे मानव, यह मानव यहाँ कैसे आ गया? मानव कैसे आ सकता है? वह खड़ा है राजकुमारी सामने। ओह, चंद्रिका और नागकन्या। और चंद्रिका के सामने देखकर एक बार फिर बुरी तरह चौंका। तुम राजकुमार अभिजीत नागलोक में कैसे आ गए? प्रति उत्तर अभिजीत चंद्रिका को सारा ही कहानी सुना दी। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ राजकुमार, यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। अब तुमसे विवाह करके ही तुमसे साथ रहूंगा। तभी चंद्रिका कुछ बोल पाती नागराज विषधर की आवाज ने उन्हें चौंका दिया। कौन हो तुम? और नागलोक में एक क्षण भी नहीं रह सकते। तुम्हें लौट कर जाना होगा, नहीं तो तुम्हें अपने विष से मार देंगे। मैं पृथ्वीलोक का वासी राजकुमार अभिजीत हूँ। ओह, तो तुम हो राजकुमारी अभिजीत। तुमने यह चिक्कक को अपने महल में बंदी बना रखा था।
हाँ, मैं याचिका से प्रेम करता हूँ। मैं याचिका को विवाह करना चाहता हूँ। नहीं, तुम मानव और मानव किसी नाग कन्या से विवाह नहीं कर सकता हो सकता। याचिका के विवाह करने के लिए तुम्हें नाग योनि में आना पड़ेगा। मैं लेकिन मैं नाग योनि में कैसे आ सकता हूँ? यह तो असंभव है। यह असंभव है, परंतु यहाँ से चले जाओ तुरंत। एक क्षण भी नाग लोक में नहीं रह सकते। लेकिन अभिजीत कुछ बोल पाता, नागराज ने फूंक मारी और अभिजीत उड़ता हुआ चला गया। आह! और फिर वह अभिजीत घने वनों में जाकर गिरा। ओह! पृथ्वी पर आ गया हूँ। आश्चर्य की बात है, मैं इतनी ऊंचाई से गिरकर मुझे चोट नहीं लगी। अब मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? अपने देश लौट नहीं सकता, क्योंकि इसलिए दूसरे देश चलना चाहिए। और यह सोचकर अभिजीत वहां से उठकर चल दिया। घने जंगल में अभिजीत चलता रहा, लेकिन जंगल का कोई अंत नहीं हुआ। अरे, यह जंगल समाप्त नहीं हो रहा। भगवान, पता नहीं कितने दिनों तक जंगल में चलना पड़ेगा। कई दिनों तक लंबी यात्रा के बाद वह महर्षि कपिल के आश्रम में पहुंचा। वहाँ किसी कपिल की कुटिया है, महर्षि की कुटिया है। जान पड़ती है, अग्नि का धुआं उठ रहा है। सिर दिए चलता हुआ किसी तरह मुनि के कपिल के आश्रम में पहुंचा। ऋषिवर प्रणाम, मेरी सहायता करो ऋषिवर, मैं बहुत दुखी इंसान हूँ। और फिर कपिल ने पूछने पर सारी कहानी सुनाई। नागराज ने तुम्हें को ठीक कहा है, तुम नागयोनि की में परिवर्तन नहीं हो सकती। लेकिन मैं क्या करूं? चंद्रिका से प्यार करता हूं, उसी के कारण मेरा राज्य मुझसे छीन गया। अब मैं क्या जीवित कैसे रहूं? कुछ दोस्त सोच के कपिल बोले, वह तुम्हारी या नागयोनि में परिवर्तन नहीं कर सकते, किंतु नागयोनि का कुलगुरु का पता बता दूंगा, वही तुम्हारी सहायता करेंगे। आप मुझे नागों के कुलगुरु का पता बता दीजिए, मैं उनके जाकर याचना करूंगा। उत्तर की दिशा में 17 योजन दूर एक कंदरा में नागों की कुल गुरु नागाजली रहते हैं। और महर्षि को प्रणाम कर अभिजीत नागों के कुलगुरु से मिलने चल पड़ा। और अनेक जंगल, नदियां और पर्वत को लांघता हुआ एक दिन अभिजीत नागा के, के पर्वत पर पहुंच गया। तभी वह कुलगुरु के समीप पहुंचा था कि तभी यह मनुष्य मेरे पास क्यों आ रहा है? इसे अपने नागों को भेज कर पता करता हूँ। और अभिजीत कुछ दूर चला। नागों के भयंकर सांपों ने उसका रास्ता रोक लिया। यह नागों, मेरा रास्ता मत रोको, मुझे तुम्हारे कुलगुरु के पास जाना है। और नागों ने कुलगुरु नागमणि को अपनी अलौकिक शक्ति से अभिजीत को की बात सुन ली और उन्हें नागों को लौट आने को आदेश दिया। ओह! लगता है कुलगुरु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। तभी तो नाग मेरे सामने से हट गए। और कुछ ही देर बाद कुलगुरु के पास पहुंचकर अभिजीत ने प्रणाम किया। कौन हो तुम? इतनी कठिन यात्रा करके तुम मेरे पास क्यों आए हो? कुलगुरु, मैं नागलोक में राजकुमारी चंद्रिका से प्यार करता हूँ, उससे विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन नागराज विषधर का कहा है कि मेरी नाग योनि में परिवर्तन करने के बाद ये संभव है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी सहायता कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर कुलगुरु ने कहा, नाग योनि में अपनाना चाहते हो मानव? पहले मेरे साथ चलो, कुछ दिखाता हूँ। और कुलगुरु अभिजीत को अपने साथ कंदरा में पीछे ले गया। यह ऊंचा श्वेत पर्वत देख रहे हो? वह पर्वत कहीं नागों की अस्थियों से ढेर है। नागों की अस्थियों का ढेर समझ आने कुलगुरु, यहाँ एक मोर दानव प्रतिदिन आकर उन नागों को खाता है और उनके लिए प्रतिदिन एक नाग को यहाँ भेजा जाता है। यदि तुम मोर दानव से नागों की मुक्त करा दो तो तुम नाग योनि प्राप्त मिल सकती है। लेकिन मैं उस मोर दानव से कैसे मार सकता हूँ? इस मोर दानव को कोई मनुष्य ही मार सकता है। और तुम यह वर्तन मणि ले जाओ और इसकी सहायता से मोर दानव को मारने में सफल हो जाओगे। और कुलगुरु नागमणि लेकर पर्वत पर चल मणि लेकर पर्वत को अभिजीत श्वेत
पर्वत पर चल दिया। वो लंबी यात्रा के बाद अभिजीत उस अस्थि का ढेर पर पहुंचा। अरे यह सब क्यों रो रहे हैं? तुम सब क्यों रो रहे हो? हे मनुष्य, हमारे दुखों को नहीं समझ सकते। तुम बहुत मुसीबत में फंसे हुए हैं। तुम अपने दुखों को मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगा। हे मनुष्य, प्रतिदिन मोर दानव यहाँ आकर हम एक नाग को खा जाता है। वह मेरे पति को मोर दानव को भोजन बनना है और अब सब इसलिए रो रहे हैं। ओह यह बात है, अब तुम दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने पति को लेकर अपने घर लौट जाओ। आज मैं मोर दानव को भोजन बनूंगा। नहीं नहीं मनुष्य, तुम हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान नहीं करते। हे नागदानव, हे नाग, मैं आप मोर दानव को मार कर तुम सब नागों को मुक्त करने के लिए आया हूँ। तुम जल्दी लौट जाओ। हमें संदेह है मनुष्य, अगर तुम उस मोर दानव को नहीं मारा तो वह क्रोधित होकर नाग लोक पर आक्रमण कर देगा और सैकड़ों नागों को मार डालेगा। नाग राजा फिर भी हमारे पूरे परिवार को मृत्युदंड देंगे। नहीं नाग पुरुष, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम निर्भय होकर अपने घर लौट जाओ। यदि मोर दानव कुछ को नहीं मार सका तो उसमें उसका भोजन बन जाऊंगा। और अभिजीत एक पत्थर पर बैठ गया और नाग पुरुष को अपने पति और पत्नी के साथ लौट गया। और अभिजीत वहाँ बैठे अभी कुछ ही देर हुई थी कि उसे तीव्र सुर सुना और आकाश से एक ध्वनि सी दिखाई दी, प्यूं 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 प्यूं। और पलक झपकते ही मोर दानव अभिषेक के सामने आ खड़ा हुआ। कौन हो तुम? मेरा भोजन नाग कहाँ है? तुम बहुत जोर से भूख लगी है। तुम नागों को उस नाग की मुक्त मैंने भगा दिया है। मोर दानव, आज तुम मेरा भोजन कर सकते हो, लेकिन मुझसे युद्ध करना होगा। ओह, तुमने मेरा शिकार भगाया है, फिर तो मैं तुमसे अवश्य खाऊंगा और तुझे मारने की तैयार हो जाओ। हा हा हा। और अगले ही पल विराट रूप मोर दानव अभिजीत पर झपटा। आ खटाक। और फिर मोर दानव बहुत तेजी से अभिजीत पर झपटा और पंजों की पकड़ लेना चाहा। अभिजीत ने एक वृक्ष का सहारा लिया। अगले ही क्षण मोर दानव ने उस वृक्ष को अपने पंजों से जकड़कर उड़ने लगा। ओह, यह तो पता नहीं मोर दानव मुझे कहाँ ले जा रहा है। मोर दानव पहाड़ पर ले जाकर अस्थियों के ढेर पर उतरा। अब नीचे गिर कर तेरे अभिजीत को अपनी चोंच बढ़ाई। ओह, यह अब क्या करूं? इसकी चोंच की पकड़ से निकलना जाए। और लेकिन तभी मोर दानव अभिजीत को अपनी चोंच में जकड़ता, तभी कुलगुरु की वैद्य मणि का ध्यान आया। तुम वर्तमणि ले जाओ, इसकी सहायता से तुम मोर दानव को मार सकते हो। और मेरे पास तो कुलगुरु की दी मणि है, वर्तमणि है, मैं उसका उपयोग करना चाहिए। और अगले क्षण वर्तमणि अभिजीत के हाथ में थी और तभी मोर दानव की चोंच के आस पास बहुत सी पहुंची और उसे अपना हाथ उठाया। अरे यह कि हाथ में मणि कैसी है? इसकी चमक मेरी आंखों को बंद करे जा रही है। आह आह। और अगले ही क्षण मणि की चमक से मोर दानव की आंखें बंद हो गई। अभिजीत ने उस पर आक्रमण कर दिया। अब मोर दानव को मारने के लिए कोई उपाय सोचना होगा। मोर दानव के हाथ में उठा लिया। अब मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। पहले मेरे भोजन और नाग को भगाया, फिर मुझे अंधा किया। अब मैं भोजन बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ओह, मुझे इसे बचना चाहिए। लेकिन तभी एक उपाय सोचता हुआ मोर दानव ने उसे आकाश में उछाल दिया। ओह, अरे अरे। और कुछ ही देर बाद अभिजीत नीचे गिरने लगा। जमीन पर गिरते ही मेरे प्राण उड़ जाएंगे। और अभिजीत एक वृक्ष में गिरा तो मोर दानव विचलित हो उठा। ओ अरे, ये मनुष्य कहाँ गया? जमीन पर गिरने से इसकी आवाज़ तो नहीं हुई, लेकिन वह जाएगा कहाँ? अभी प्राण शक्ति उसमें मैं उसका पता करता हूँ। और मोर दानव अपने घात शक्ति से उसका पता
चला निकाल लिया और किसी वृक्ष की ओर गंध आ रही है यहीं कहीं वृक्ष पे छिपा होगा। और अगले ही क्षण मोर दानव ने वृक्ष के नीचे पहुंचा जिसमें अभिजीत छुपा बैठा था। ओह, यह वह रहा, आ गया। आहा, अब इस वृक्ष से छिपकर मेरे हाथों से बच सकता है। हा हा। और मोर दानव ने अपनी चोंच वृक्ष के को टोहना शुरू कर दिया और अभिजीत अपने अपने वस्त्र में स्थित अपने को वृक्ष पर स्थित नहीं रख सका और वृक्ष से कूद पड़ा। नीचे कूदते अभिजीत मोर दानव के कंधे पर प्रहार किया। आह, चाक। और मोर दानव अभिजीत को पकड़ने के लिए अपना हाथ ऊपर किया तो उसने हाथों पर प्रहार किया। आह। और हाथों और पंजे कटते ही अभिजीत मोर दानव की चोंच पर प्रहार किया और उसकी चोंच कट गई और नीचे गिर पड़ी। आह। और चोंच कटती ही अभिजीत ने उसकी गर्दन पर प्रहार किया। खचाक। और उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई और मोर दानव का निर्जीव शरीर जमीन पर पड़ा था। अभिजीत नागों के कुलगुरु नागाचार्य कंदरा में लौट गया और सीधी कुलगुरु के पास पहुंचकर मोर दानव की मृत्यु का समाचार देना चाहिए। और लेकिन जब तक कुलगुरु कंदरा के समीप पहुंचा तो आश्चर्यचकित रह गया कि वहां पर नागराज विषधर और चंद्रिका पहले से नाग पुरुष मौजूद थे, पहुंच चुके थे। नागराज, राजकुमार आ रहा है, अवश्य ही मोर दानव को मारने में सफल हो गया, तभी तो वह भी जीवित लौट रहा है। ओह, आपका वचन सत्य हो कुलगुरु। और जब पास आकर अभिजीत ने मोर दानव की मृत्यु का समाचार सुना तब खुशी के नाचने लगे। ओह, मोर दानव मारा गया, मोर दानव मारा गया। और कुलगुरु आप मुझे नाग योनि में परिवर्तन करें, मैं पल भर भी विलम्ब नहीं करना चाहता। नहीं बस अब यह विलम्ब नहीं होगा। किंतु क्या कुलगुरु? बस नागराज, कुछ पूछना है। नागधर, तुम एजीवन अभिजीत से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार है तो नहीं है? अस्वीकार तो नहीं है। नहीं कुलगुरु, लेकिन इसे नाग योनि में परिवर्तन हुए बिना यह कैसे संभव होगा? नागराज, हम अभिजीत को नाग योनि में परिवर्तन करते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं आज क्या सोच रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं कुलगुरु? हम सोच रहे हैं विषधर विवाह के बाद नागकन्या अपने पति के घर जाएगी, तो यह सृष्टि का नियम है और इसलिए उचित होगा कि नागकन्या को मनुष्य योनि में परिवर्तन कर दिया जाए। आपको बहुत अच्छा सोचा कुलगुरु, मुझे यह स्वीकार है। और कुलगुरु ने अपनी मंत्र शक्ति से नाग योनि में को मनुष्य योनि में परिवर्तन कर दिया और कुलगुरु को आशीर्वाद देकर नाग योनि पश्चात नाग राजा और नागलोक की तरफ चल दिए। और नागलोक में अभिजीत ने चंद्रिका से विवाह धूमधाम से हुआ और अभिजीत ने चंद्रिका के साथ नागलोक का सुख ले रहा था। तो एक दिन, अभी तुम नागलोक में ऐश्वर्य से रह रहे हो और हम यहाँ कारागार में चल रहे हैं। बेटे, हमें भूल गए? वो अपने पिता की समृद्धियाँ में खोए अभिजीत को यह तक पता चला कि कब चंद्रिका ने उसके सामने आकर खड़ी हो गई। नहीं नहीं पिताजी, मैं आपको भूला नहीं हूँ, मैं आ रहा हूँ। अभिजीत, क्या हुआ तुमको यह क्या? तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं चंद्रिका, मैं अपने पिताजी के ख्यालों में खो गया था। आओ मेरे पास बैठो। और चंद्रिका उसके पास बैठी। चंद्रिका, मैंने तुम्हें बताया था कि मणिका ने हमारे राज्य पर अधिकार कर लिया, मेरे पिता को बंदी बना कर रखा है, इसलिए उसे मुक्त कराना होगा। हाँ अभिजीत, यह तुम मेरे पिताजी से क्यों नहीं कहती? हाँ, आज ही उनसे बात करूँगा।
और उस दिन अभिजीत ने नागराज विदर के पास जाकर कहा, महाराज, मैं पृथ्वी लोक पर जाकर अपने पिता को मालविका को कैद से मुक्त कराना चाहता हूँ। इसके लिए आपकी नागों के बिना यह कार्य संभव नहीं हो सकता। हम आज ही अपनी सेनापति को बुलाकर नाग सैनिकों को आक्रमण के लिए प्रस्थान करेंगे, आदेश देंगे और अभिजीत ने स्वयं तुम्हारे साथ चलेंगे। और अगले दिन नागों की भी भारी सेना के साथ अभिजीत प्रस्थान किया और अभिलामपुर की राजकुमारी मालविका को अपनी सेना के साथ बहुत कड़ा मुकाबला किया, लेकिन नागों की सेना के सामने सिर दी पराजित का मुंह देखना पड़ा। मालविका, आज तुम पराजित होना ही पड़ेगा और अब मैं तुम्हें बंदी बनाऊंगा। अभिजीत, हम भले ही हार जाएं, लेकिन हमें गर्व है कि हमने तुम्हें अपने अपमान का बदला लिया। लेकिन अभिजीत, एक तीव्र प्रहार कर मलाविका की तलवार छूट गई। नाग सैनिक को बंदी बना लो इसे, और मलाविका को बंदी बनाते ही सैनिकों राज्य स्वीकार कर ली। राजकुमार अभिजीत जिंदाबाद। और अभिजीत अपने पिता ओलंपिका को कारागार से मुक्त कराकर राजगद्दी पर बैठाया और ओलंपिका को बंदी के रूप में दरबार में लाया गया। मालविका, हम चाहते हैं तो तुम्हें प्राणदंड भी दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। तुमने हमारे राज्य पर आक्रमण कर हमें बंदी बनाना, लेकिन अपराध नहीं किया। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। इसलिए हम तुम्हें ऐसा दंड देंगे जिससे तुम आजीवन मुक्त नहीं हो सकोगी। मलाविका, हम अभिजीत से तुम्हारा विवाह करेंगे और हमें आशा है कि तुम्हें अस्वीकार नहीं करोगी। आप ऐसा न्याय करेंगे तो यह सोचा भी नहीं सकती थी। मुझे स्वीकार है, लेकिन चंद्रिका को स्वीकार न हो तो मैं भी स्वीकार न कर पाऊंगी। और तभी अंबिलिका ने और चंद्रिका की से कहा, बेटी चंद्रिका, क्या तुम्हें अभिजीत को मालविका से विवाह स्वीकार है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है पिताजी। मैं मालविका को अपनी बहन की तरह स्नेह से रखूंगी। और कहते हुए चंद्रिका मालविका के पास आकर खड़ी हो गई और फिर उनने धूमधाम से मालविका का विवाह अभिजीत से संपन्न हुआ। और कुछ दिनों बाद अंबिलिका के अभिजीत को राजगद्दी पर बैठा दिया। और समाप्त दोस्तों।